In the second part of this chapter, I am starting page number from 110. Topic is special powers of Rajya Sabha. In previous part, we have studied about the Rajya Sabha and Lok Sabha, and in this topic, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्य सभा एंड लोकसभा की राज्य सभा और लोकसभा की स्पेशल पावर्स अलग अलग क्या है। स्टार्टिंग करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा जैसे नेम से ही शो हो रहा है, ये हाउस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स इसको स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वहाँ पर इसको स्पेशल पावर है जो लोकसभा को नहीं है। इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट, देयरफॉर एनी मैटर देन इफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई भी अप्रूवल है, कोई भी बिल है, तो वो राज्यसभा को उसमें ज़्यादा पावर मिली हुई है। Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list, यानी या फिर स्टेट लिस्ट में कोई चेंज करना है, कोई मैटर वहाँ से रिमूव करना है या कुछ और ऐड करना है, तो ये जो डिसीजन होंगे, ये जो बिल होंगे, इसमें राज्यसभा में ही आएंगे और राज्यसभा में ही इनको पास किया जाएगा। This provision adds to the strength of the Rajya Sabha. Experience shows that the members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their state. यानी कि राज्यसभा है वो उसको स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसमें स्पेशल पावर मिली हुई है। और लोकसभा को पावर एक्सरसाइज ओनली बाय लोकसभा वो कौन सी है जहाँ पर लोकसभा को ज़्यादा पावर, फर्स्ट तो मनी बिल है। There are powers that only the Lok Sabha exercise. The Rajya Sabha cannot initiate, reject और amend money bill. जो मनी बिल है उसके बारे में सारी पावर लोकसभा को है। राज्यसभा उसमें अपने सुजेशन तो दे सकता है बट उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha. Therefore, Rajya Sabha can criticize the government but cannot remove it. लोकसभा गवर्नमेंट को रिमूव कर सकती है लेकिन राज्यसभा उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, उसको रिमूव नहीं कर सकती। ये आपकी स्पेशल पावर है राज्यसभा और लोकसभा की। अब इसी पेज पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो जिन लॉज की बात करते हैं ये लॉ बनते कैसे हैं पार्लियामेंट में। इसके लिए आपका नेक्स्ट पेज पर एक चार्ट दिया हुआ है 111 पर कि ये बिल कैसे बनते हैं। तो कोई भी जो बिल है जो लॉ बनने से पहले वो क्या होता है, एक बिल है तो ये कहाँ जाएगा, इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन ईज ऑफ नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल को छोड़कर और कोई भी अगर कोई बिल है तो वो किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है, कोई भी मिनिस्टर उसको पेश कर सकता है। ओनली मनी बिल राज्यसभा में नहीं जाएगा, वो लोकसभा में ही आएगा। फिर जिस हाउस में वो बिल आता है डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस, उस बिल पर वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन की जाती है। उसके बाद उसको फिर कमेटी में भी डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद बिल एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। जो भी डिसीजन होता है सेंड टू द अदर हाउस, अगर वो लोकसभा में आए तो राज्यसभा में सेंड किया जाएगा और राज्यसभा में आए तो लोकसभा में सेंड किया जाएगा। जो उस अदर हाउस में भी उस बिल को वैसे ही डिस्कस किया जाता है, कमेटी उसको चेक करती है। अदर हाउस अप्रूव्स और गिव्स रिकमेंडेशन, या तो फिर अदर हाउस उसको अप्रूव करेगा या फिर उसको कोई रिकमेंडेशन देकर जो पहले जिस हाउस से उसके पास आए उस हाउस को वो रिटर्न करेगा। सपोज वो अप्रूव करता है तो अप्रूव करने के बाद फिर वो दोनों हाउस से अगर अप्रूव हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद जो बिल है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल लॉ बन जाएगा। तो ये आपका सारा प्रोसीजर है, ये फ्लो चार्ट है, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। इसी से आपको ये जो टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट मेक्स लॉ ये आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल का। बिल क्या है, जैसे अभी जो हमने बात की ना बिल की, ये बिल है क्या। बिल की सिंपल सी डेफिनेशन है, ए बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ।
कोई भी जो लॉ बनता है वो डायरेक्ट लॉ नहीं बनता, पहले उससे रिलेटेड एक बिल है, बिल यानी एक ड्राफ्ट बनता है, उसको ही बिल कहा जाता है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। ये बिल के टाइप क्या क्या है? फर्स्ट गवर्नमेंट बिल, सेकंड प्राइवेट मेंबर बिल, थर्ड नॉन मनी बिल, फोर्थ मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये आपके अलग अलग टाइप्स है बिल के। Even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introducing such a bill. कोई भी मिनिस्टर अगर कोई बिल प्रेजेंट करना चाह रहा है, इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो उससे पहले डिबेट करनी पड़ती है, यानी पार्लियामेंट को, लोकसभा को या राज्यसभा बताना पड़ता है कि वो क्यों इस बिल को लाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। A political party may pressurize the government to initiate a bill in order to fulfill its election promises or to improve its chances of winning forthcoming elections। ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी जो मेंबर है पार्लियामेंट का या मिनिस्टर है, जो भी कोई बिल लेकर आ रहा है, उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या वो अपना इलेक्शन में किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाह रहा है, या वो आने वाले इलेक्शन के लिए अपने आप को पब्लिक के सामने शो करना चाह रहा है, या उसकी इंटेंशन क्या है, क्या इसके पीछे उसकी इंटेंशन पब्लिक वेलफेयर की है या क्या है। इसीलिए उस बिल को पहले डिबेट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है कि क्या ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। इंटरेस्टेड ग्रुप्स, मीडिया एंड सिटीजन्स forums may also pursue the government for a particular legislation. Law-making is thus not merely a legal procedure but also a political course of action. A large part of the discussion on the bill takes place on the committees. The recommendation of the committee is then sent to the house. कमेटी के बारे में मैंने बताया था ना, हर हाउस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी कमेटीज़ बनी हुई होती है अलग अलग, और वो कमेटीज़ उस बिल को चेक करती है, उसमें से बताती है कि ये टेक्निकल जो फॉल्ट होते हैं, जैसे ये वाला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिस्टर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, तो कमेटी उसको टेक्निकली उस बिल को चेक करके हाउस में सेंड करती है। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस इन द कमेटीज़। पहले तो वो जो मेंबर होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, फिर कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो उसको डिस्कशन करते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज देन सेंड टू द हाउस, और फिर कमेटी अगर उस पर कोई रिकमेंडेशन देती है, कोई सजेशन देती है, तो वो उस हाउस को भेज दिए जाते हैं। दैट इज़ वाई कमेटीज आर रेफर्ड टू एज मिनिएचर लेजिस्लेचर। इसलिए कमेटीज़ को भी एक मिनिएचर लेजिस्लेचर कहा जाता है। This is the second stage in the law making process. In the third and final stage, the bill is voted. डिस्कशन के बाद पहले बिल क्यों देना चाह रहे हैं इस पर डिस्कशन होगी, फिर बिल आने के बाद बिल पर डिस्कशन होगी, फिर कमेटीज़ को सेंड किया जाए, कमेटीज़ की जो सजेशन है, रिकमेंडेशन है, उसको डिस्कशन किया जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में क्या है, बिल पर वोट करवाए जाते हैं मेंबर के। जो फाइनल स्टेज है, बिल इज वोटेड अपॉन। इफ अ नॉन मनी बिल इज पास्ड बाय वन हाउस, इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट गोज थ्रू एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। ए बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज फॉर इनएक्टमेंट। एक बिल को प्रेसिडेंट के पास तभी भेजा जा सकता है जब वो बोथ हाउस में पास हो जाता है। इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन द proposed bill, attempt its made is resolve it through joint session of parliament। अगर एक हाउस में ने क्लियर कर दिया बिल और एक हाउस में ने क्लियर नहीं किया, तो उस के लिए पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जाता है, और जिसमें दोनों हाउस के जो मेंबर है वो बैठकर डिस्कशन करते हैं। इन द फ्यू एग्जाम्पल व्हेन ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वर कॉल्ड to resolve a deadlock, the decision has always gone in favor of लोकसभा। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि ज्वाइंट सेशन में हमेशा जो डिसीजन है वो लोकसभा के फेवर में जाता है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में डिसीजन वोटिंग से होता है, और लोकसभा के जो मेंबर है वो ज़्यादा है और राज्यसभा के मेंबर कम है। इसलिए ज्वाइंट अगर सेशन ज्वाइंट मीटिंग होती है लोकसभा की दोनों हाउस की, तो जो डिसीजन होगा वो हमेशा लोकसभा के फेवर में जाएगा। इफ इट इज़ अ मनी बिल, द राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंज बट कैन नॉट रिजेक्ट। मनी बिल को लोकसभा पास करके जब राज्यसभा में भेजते हैं तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, अपने कुछ सुजेशन या चेंजेस बता सकते हैं, वो भी फिर लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं।
Amendment to the bill suggested by Rajya Sabha may or may not be accepted by the Lok Sabha. नेक्स्ट है आपका 115 पेज पर हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये आपके चैप्टर 4 में भी आया था कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है। यहाँ पर उनके जो टूल्स है यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है वो है, फर्स्ट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, सेकंड है अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, थर्ड है फाइनेंशियल कंट्रोल, फोर्थ है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इन चारों इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। फर्स्ट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द वेज इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। जैसे अभी हमने बिल लॉ मेकिंग में रीड किया कि हर बिल पर डिस्कशन होती है, तो उसमें जो मेंबर है वो उस पर अपने जो थॉट है, अपने जो आइडियाज़ है वो विदाउट एनी फियर दे सकते हैं। Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussion in the house. इसके अलावा एक क्वेश्चन आवर होता है which is held every day during the session of parliament where ministers have to respond to searching questions raised by the member. क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आवर होता है, एक सेकेंड होता है जीरो आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर देन दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट। और जीरो आवर में भी कोई भी इशू पर मिनिस्टर से या जो उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर बने हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर सेकेंड है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज आल्सो एक्सरसाइज थ्रू द पावर ऑफ रेटिफिकेशन। ए बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक पार्लियामेंट उसको अप्रूवल यानी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर ही पार्लियामेंट बनती है। उन तीनों के अप्रूवल के बाद ही कोई बिल लॉ बन सकता है। गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ डिसिप्लिन मेजोरिटी मे नॉट बी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। सच अप्रूवल्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और ये अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिलता, ये डिस्कशन के लॉन्ग डिस्कशन के बाद ही मिलता है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और कोalition पार्टीज एंड इवन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। ये हम देख कर चुके कि कितने स्टेप के बाद जो बिल है वो क्लियर होता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो लॉ बनता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें कोई भी जो फेक है वो चीज़ अप्रूवल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। Preparation and presentation of budget for approval of the legislature is constitutional obligation of government. This obligation allows the legislature to exercise control over the purse strings of the government. The legislature may refuse to grant resources to the government. और जो ये मनी बिल आता है उसमें मना भी किया जा सकता है कि ये जो मनी के लिए जो डिमांड है वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल भी पार्लियामेंट का रहता है जिससे कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। ये हम फिर से कर लेते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, कि पार्लियामेंट किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करती है। पार्लियामेंट इज अ डिबेटिंग फॉर्म। पार्लियामेंट एक डिबेटिंग फॉर्म है। इट इज थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। सच डिस्कशंस मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट आर कैरिड आउट smoothly and its dignity is intact. The Constitution itself has made certain provisions to ensure smooth conduct of business. The presiding officer of the legislature is the final authority in matters of regulating the business of the legislature. जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होते हैं जो लोकसभा की सारी जो फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो अपने आप को ही रेगुलेट करती है। इसमें एक आपका एक टॉपिक और रह गया है, वाई डू कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। जो कमेटीज़ के बारे में हमने रीड किया है कि कमेटीज़ क्या करती है। ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव purposes. These committees play a vital role not merely in law making but also in the day-to-day business of the house. क्योंकि जो भी बिल आता है उसकी जो लीगली
इन्वेस्टिगेशन है, लीवली जो ऑब्जर्वेशन है, लीवली जो लीगल जो डिस्कशन होनी चाहिए वो कमेटी ही करती है, क्योंकि कमेटी में वो एक्सपर्ट जो पर्सन बैठे होते हैं जो कि उसको उस ढंग से उसको जज करते हैं और उसमें उससे रिलेटेड जो सजेशन है वो पार्लियामेंट को दे देते हैं. द मेकिंग ऑफ लॉ requires in-depth study of the issue under consideration. This in turn demands more attention and time. इसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए और टाइम चाहिए, और पार्लियामेंट के पास इतना टाइम और अटेंशन नहीं होता और उसके सेशन भी कम चलते हैं, इसलिए. लेकिन कमेटीज़ की जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहती है. तो देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आल्सो लाइक स्टडिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स मेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स, लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन. पार्लियामेंट कमेटीज परफॉर्म सच सारे फंक्शन, ये सारे फंक्शन वो पार्लियामेंट कमेटी करती है. जैसे 1983 में इंडिया ने एक पार्लियामेंट कमेटी बनाई, स्टैंडिंग कमेटी, और इसके बाद फिर 20 जो डिपार्टमेंट की जो कमेटीज़ है और बनाई गई. स्टैंडिंग कमेटीज़ क्या काम करती है? इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप द हाउसेज रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट. स्टैंडिंग कमेटीज़ का क्या काम है कि वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए जो बजट आता है वो देखती है, कहाँ उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, कहाँ उन्होंने मिसयूज़ किया है, और उनकी आगे जो रिक्वायरमेंट है उसको अप्रूव करना है या नहीं. ये इससे रिलेटेड सारे जो काम देखती है स्टैंडिंग कमेटीज, और ये बनी थी 1983 में. Committee system has reduced the burden on the parliament. Many important bills have been referred to committees. The parliament has merely approved the work done in the committees with few occasional alternation. अब जो कमेटी सिस्टम जब से बना तब से पार्लियामेंट का बर्डन काफ़ी कम हो गया है. अब वो जनरल डिस्कशन कर देते हैं और जो उसका लीगल पॉइंट होता है वो कमेटी उसको चेक करती है. इसलिए कमेटी जो सजेशन देती है, बट द पार्लियामेंट रियली रिजेक्ट्स द सजेशंस मेड बाय कमेटीज. इसलिए कमेटीज जो भी सजेशन देती है किसी भी बिल के लिए, पार्लियामेंट उसको कभी भी इग्नोर नहीं करती, उसको एक्सेप्ट करती है. There is one more way in which the presiding officers control the behavior of the members. कैसे करता है? एक तो वो जो प्रिसाइडिंग जो मेंबर ऑफिसर होता है जैसे स्पीकर है. एक सेकंड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड? फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज unresolved. Finally, there was an agreement among the parties that a legislature who is elected one own party tickets must be restricted from defecting to another party. ये हम बहुत पहले भी रीड कर चुके हैं, बहुत कॉमन चीज़ है कि डिफेक्शन, जब एक पार्टी पे कोई मेंबर जीतकर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो इसको कहते हैं डिफेक्शन, दल बदल. लेकिन अब ये जो डिफेक्शन है 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको डिफेक्शन को अब बैन कर दिया गया. अब कोई भी मेंबर इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकता. What is defection? If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or votes against the instructions of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is डीम्ड एज डिफेक्शन. जब पार्टी उसको बुलाती है किसी वोटिंग के लिए या किसी हाउस में अपनी प्रेजेंटेशन के लिए और वो मेंबर वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको डिफेक्शन ही समझा जाता है और उसके अगेंस्ट में फिर डिफेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्शन है वो ले लिया जाता है. एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 20 years shows that the anti defection amendment has not been able to curb defection, but it has given additional power to the